नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डिवीजन पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के राज्य के बारे में, यानी राज्य और राज्य से राजनीति। तो कौटिल्य ने जो राज्य के बारे में बताया उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को हम नहीं जान पाएंगे। थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्ब आज हो सकती है क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर मेरी क्लासें काफ़ी लेट हो जाती हैं और वैसे ही क्लासें नहीं आ पाती। ठीक है, थोड़ा छोटा रह जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राज्य साध्य और व्यक्ति साधन। राज्य क्या है? साध्य। राज्य यानी टारगेट है, और किसका? व्यक्ति का। व्यक्ति एक साधन होगा, मतलब व्यक्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त करना है। राज्य बड़ी चीज़ है और व्यक्ति साधारण चीज़ है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कौटिल्य व्यक्ति को साधारण मानता है और राज्य को महत्वपूर्ण मानता है। राज्य जैविक संस्था है, वो कहता है कि राज्य जैविक है, जीव की तरह है, महत्वपूर्ण संस्था है। जैसे सप्तांग सिद्धांत 7 अंग है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं राज्य क्या है? जैविक संस्था है। उसके बाद में हम बात करेंगे राज्य का प्रधान लक्ष्य। भाई ठीक है, जीव की तरह राज्य है, लेकिन टारगेट क्या है? क्यों बनाया राज्य? जो कौटिल्य राज्य का उद्देश्य माना कि राज्य क्यों होता है, तो वो माना उसने प्रजा का योगक्षेम, यानी प्रजा की भलाई के लिए क्या बना है? राज्य बना है। अगली बात, बना कैसे? तो बना संविदा से, यानी समझौते से। समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई। अगली बात, जब वो बन गया तो उसका रूप कैसा था? उसका रूप था राजतंत्र। तो राजतंत्र का समर्थक था, यानी राजा बना, समझौता हुआ तो राजतंत्र का वो समर्थक था। अब बात आती है कि ठीक है, इन सब के माध्यम से हमने राज्य को तो जाना कि राज्य कैसे होगा, कहाँ से आएगा, किस प्रकार का होगा, ये हमने जाना। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आती है कि जो अर्थशास्त्र में राज्य के बारे में उसने कहा, वो कैसे कहा और किस प्रकार का था, तो वो है दंडनीति। दंडनीति का जो लक्ष्य है उसका, वो है अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त को संरक्षित करना और संरक्षित को संवर्धित करना। ये उसने महत्वपूर्ण रूप से माना कि जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करो, और जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करो, और जो संरक्षित हो गया उसे बढ़ाओ। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कौटिल्य ने एक बहुत बड़ी बात कही थी दंडनीति के तहत। क्या कही? अप्राप्त को प्राप्त करना, जो प्राप्त नहीं उसे प्राप्त करो, और प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करो, और जो संरक्षित है उसे बढ़ाओ। ये महत्वपूर्ण बात कौटिल्य ने कही थी। अगली बात, धर्म राज्य और राजनीति के अधीन है। मतलब कौटिल्य ने जो धर्म के बारे में बताया, तो उसने कहा कि राज्य और राजनीति के नीचे आता है धर्म, उससे ऊपर नहीं है धर्म। ठीक है, धर्म निरपेक्ष राज्य का वो समर्थक है, यानी वो कहता है कि राज्य को धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, भारतीय राजनीति के जितने भी विचारक हैं सब के सब राज्य को धर्मनिरपेक्ष ही मानते हैं। ठीक है, और धर्म को राज्य के अधीन ही मानते हैं। अगली बात आती है कि कौटिल्य का जो राज्य होगा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी। जो प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो कहता है कि देखो, प्रांत का तो राजा होता है, जनपद का समाहर्ता। इसको समझना ध्यान से। पहले तो ये समझ लो कि प्रांत का राजा है, उसके बाद सीधे नीचे आओ, पहले गांव का गोप और नगर का नागरिक होता है, इतना समझ लो। उसके बाद देखो, जनपद का समाहर्ता, यानी जन और पद, जिसमें जनता भी है और जमीन भी है, उन दोनों का कौन है? समाहर्ता, यानी टैक्स लेने वाला व्यक्ति होगा। अगली बात, जिला का स्थानिक होगा। जिले को याद रखना है, जिला स्थानीय स्तर पर होता है, तो जिले का स्थानिक। इस प्रकार से इनको आप याद रखेंगे। और अगली जो महत्वपूर्ण बात उसने बताई कि इस राज्य में जो अधिकारी होंगे, जो तीर्थ होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, तो उनकी संख्या होगी 18। ठीक, तो साधारण रूप से याद रख जाएंगे ये संस्थाएं और इन संस्थाओं के मालिक। ठीक, और ये 18 हो गए तीर्थ। तीर्थ यानी मंत्री। ठीक है, अधिकारी या मंत्री बोल सकते हैं। ये 18 होंगे किसके राज्य में? कौटिल्य के राज्य में। अगली बात आती है, व्यावसायिक संगठन कैसा होगा कौटिल्य के राज्य में, तो वो देखिए, श्रेणी, संघ और सम्यक समुत्थान 3 होंगे। सबसे पहले श्रेणी। श्रेणी का मतलब है शिल्पियों का संगठन। शिल्पी जो होंगे, जो कि जैसे मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार या अन्य प्रकार के शिल्पकार जो हर क्षेत्र में लगे हुए होंगे, कुछ नई आर्किटेक्ट बनाने वाले, उन शिल्पकारों की श्रेणी कहलाएगी। और उनके साथ काम करने वाले जो मजदूर होंगे या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर, उनका होगा संघ। और उसके बाद सम्यक समुत्थान, और उन सबका सब बनने के बाद जब राज्य के समुत्थान की, एक अच्छे उत्थान की बात आएगी, एक अच्छे उत्थान की बात आएगी, तो वो व्यापारियों का संगठन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 3 हो गए। कौन से? श्रेणी शिल्पियों का, संघ मजदूरों का, और सम्यक समुत्थान व्यापारियों का संगठन। ठीक, उसके बाद बात आती है कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी सिद्धांतों की। और जब परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत की बात आती है तो उसमें 4 प्रमुख सिद्धांत आते हैं, या 4 प्रमुख चीजें हो सकती हैं। मंडल सिद्धांत, साड़गुण नीति, 4 उपाय और राजदूत व्यवस्था। इन 4 में से पहला प्रश्न का तरीका समझ लो, कैसे प्रश्न आएगा। आपको पूछेगा इनमें से क्या नहीं है,
तो चारों के चारों वैसे याद रखने हैं। मंडल सिद्धांत, 60 गुण नीति याद रह जाएगा, जो कि मैं आज पढ़ा दूंगा। 4 उपाय और राजदूत व्यवस्था अपन कल पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से चारों रहेंगे याद, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है ये 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और 60 गुण नीति, और दोनों में से ही ज़्यादातर संभावना रहती है प्रश्न पूछे जाने की। देखते हैं सबसे पहले मंडल सिद्धांत को। तो कौटिल्य मंडल सिद्धांत को 12 राज्यों के व्रत के माध्यम से स्पष्ट करता है। मतलब वो एक व्रत बनाता है, 12 राज्यों का एक संगठन बनाता है और उसे कहता है वो मंडल, और उस मंडल के माध्यम से वो राज्यों के संबंधों को स्पष्ट करता है और वो एक सिद्धांत देता है, मंडल सिद्धांत। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मंडल सिद्धांत आधारित किस पर है, तो शक्ति संतुलन पर आधारित है। शक्ति संतुलन का मतलब कि हर राजा दूसरे राजा के साथ इस प्रकार के संबंध स्थापित करता है कि मेरी शक्ति बढ़े, और उसके लिए चाहे उसे तीसरे व्यक्ति को, राजा को मित्र बनाना पड़े। मध्यम और उदासीन, मैंने उसने जब जो 12 राजा बताए उनमें से 2 राजा, एक मध्यम और एक उदासीन, 2 को छोड़ दीजिए, बाकी सबके पावर बराबर हैं। इन 2 के थोड़े अलग हैं, जो हम जानेंगे कैसे अलग है, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण चीज आती है एक चार्ट की, इस चार्ट को अगर आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से दोनों सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और 60 गुण नीति, दोनों आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ये है वो चार्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है इसमें, सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। विजिगिसु, विजिगिसु का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। विजय की इच्छा रखने वाला राजा, जैसे मान लीजिए भारत। अब भारत का पड़ोसी कौन, चीन, तो ये हो गया उसका पड़ोसी, वो कौन है, अरी, अरी हो गया। अच्छा, उसके बाद में मित्र, ठीक, उसका मित्र, उसके पास जो व्यक्ति है, जैसे भारत के पास चीन और चीन के पास रूस, तो भारत का रूस क्या है, मित्र है, ठीक है। पड़ोसी शत्रु और उसका पड़ोसी हमारा मित्र, तो शत्रु का शत्रु। अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो पड़ोसी अरी हुआ, तो क्या रूस का और चीन के संबंध मित्रतापूर्वक होंगे? पूरी हालांकि आज की तारीख में चूंकि उनकी दोनों की विचारधारा साम्यवादी है, इसलिए थोड़ी मित्रता है, लेकिन अगर पड़ोसी के रूप में देखें तो उनमें आज भी सीमा विवाद है और पहले भी सीमा विवाद था, बहुत कुछ मात्रा में पहले भी था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो पड़ोसी हमेशा क्या हुआ, शत्रु, और उसके बाद वाला जो पड़ोसी होगा वो इसका क्या हो गया, मित्र। फिर अगला इसका तो क्या हुआ, शत्रु, और इसका क्या हो गया, मित्र। फिर उसके बाद में अगला इसका तो क्या हुआ, शत्रु, और इसका हो गया मित्र, क्योंकि आगे वाले का मित्र हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आगे की स्थिति ये है, ये इसका तो मित्र है, इसका तो शत्रु होगा, मित्र का तो ये अरी शत्रु हो गया, लेकिन इसका अरी मित्र हो जाएगा ये, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये पूरी पीडीएफ दूंगा तो आप समझ जाओगे। इतना ध्यान रखना कि पड़ोस वाला होगा ना, ठीक है, वो शत्रु, और उससे अगले वाला जो होगा वो मित्र होगा। ये हालांकि बीए में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात है इसमें है नहीं। अब हम पीछे की तरफ चलते हैं। विजिगिसु के जस्ट पीछे देखें तो पाशनिग्रह है। पाशनिग्रह का मतलब पीठ का शत्रु, ठीक, और उससे आगे आक्रांदा यानी पीठ का मित्र, ठीक। उसके बाद पाशनिग्रह का मित्र पाशनिग्रह सार, और फिर आक्रांदा का मित्र आक्रांद सार। तो इस प्रकार से ये टोटल हो गए 10। नीचे वाले कितने हैं, 10। तो इस प्रकार ये नीचे वाले हो गए कितने, 10, और 2 हो गए ऊपर, एक मध्यम और एक उदासीन। एक मध्यम उदासीन, मध्यम कौन है, मध्यम जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल, ये मध्यम है। और एक उदासीन है, उदासीन का मतलब क्या हुआ, जैसे अमेरिका, उसको हमारे से कोई लेना देना नहीं, वो अलग ही है। तो इस प्रकार से 2 और देश हुआ करते, एक तो वो जिनको उस विजिगिसु से कोई मतलब नहीं है, और एक वो जो डायरेक्टली संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार कुल 12 हो गए। इन 12 राज्यों की जो राजनीति है, जो विदेश नीति है, वो तो कहलाती है 60 गुण नीति, और इन 12 राज्यों का जो मंडल बनता है वो क्या कहलाता है, मंडल सिद्धांत। अब देखेंगे इनकी तुलना, क्या स्थिति तुलनात्मक रूप से बनती है। तो पड़ोसी राज्यों के संबंध में मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। ये सब आपस में जो जुड़े हुए है ना, वो शक्ति सिद्धांत से आपस में सब एक दूसरे के शक्ति के माध्यम से जुड़े हुए हैं। खुद का पड़ोसी जो है वो उसको परेशान नहीं करे, इसलिए उससे अगले वाले पड़ोसी को क्या बनाएगा, वो मित्र बनाएगा। तो ये शक्ति संतुलन हुआ नहीं हुआ, हो गया शक्ति का संतुलन। इससे लड़ने के लिए इस व्यक्ति ने इसको मित्र बनाया। भारत जो है वो चीन से बराबर टक्कर लेने के लिए रूस को मित्र बनाता है। ये क्या है, ये शक्ति संतुलन है मंडल सिद्धांत का। अगली बात, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति, विदेश नीति। मतलब अब जो ये पड़ोसियों के साथ जो संबंध है उसको संचालित करने के लिए नीति, किस नीति से आप पड़ोसियों के साथ संबंध स्थापित करेंगे, ये आपस में जो एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे वो किस नीति से बनाएंगे, तो वो नीति क्या हुई, 60 गुण नीति। दोनों अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। अब बात आती है कि मंडल अर्थात राज्यों का वृत्त या घेरा। तो ये सारे राज्यों का क्या बनेगा, घेरा बन जाएगा 12 का,
ठीक है, तो घेरा हो गया। अगली बात नीति, वो जो 12 राज्य आपस में करेंगे वो नीति, साड़गुण नीति। अब वो है क्या, वो 6 नीतियां है कौन सी, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखना। सबसे पहले संधि, संधि मतलब मित्रता, इतनी सी बात समझो। फिर विग्रह, विग्रह यानी दुश्मनी, लड़ाई, दुश्मनी बोल सकते, लड़ाई तो नहीं है, उस समय तक एक दूसरे के मनमुटाव, विग्रह, एक दूसरे बनती नहीं कुल मिलाकर बात। फिर उसके बाद में यान, यान मतलब अब आक्रमण हो गया, मतलब एक व्यक्ति ने एक देश ने दूसरे देश पे क्या कर दिया, आक्रमण, तो क्या बन गया, यान। फिर आसन, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, न युद्ध और न मित्रता, तो क्या है, आसन है, मौन रहना, उदासीन रहना, तटस्थ रहना, ठीक है। उसके बाद में संश्रय, संश्रय का मतलब क्या है, संश्रय का मतलब है शक्तिशाली के समक्ष समर्पण कर देना, शक्तिशाली जो होगा उसके सामने समर्पण कर देना क्या कहलाता है, संश्रय कहलाता है, ठीक। ताकतवर से नहीं लड़ सकते तो छोड़ दिया, तो वो क्या, समर्पण हो गया, और समर्पण को क्या कहेंगे, संश्रय। द्वेदी भाव, जैसे पाकिस्तान करता है, क्या, भारत के साथ शत्रुता, चीन के साथ मित्रता, दो गए, एक के साथ संधि यानी मित्रता और दूसरे के साथ विग्रह, ठीक। अगली बात जो आती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस घेरे में जो 12 राज्य हैं वो 72 प्रवृत्तियां करते हैं, 72 प्रकार की एक्टिंग करते हैं। ये बोल सकते हैं कि जो उनसे संबंध स्थापित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे कूटनीति करते हैं, वो कितने प्रकार की, 72 प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं, ध्यान रखना, 12 72, ठीक। अगली बात आती है मंडल सिद्ध, इसमें साड़गुण नीति में, तो साड़गुण नीति इस मंडल सिद्धांत का विस्तार है, ठीक है, मंडल सिद्धांत का प्रसार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में कौटिल्य यथार्थवाद और शक्ति सिद्धांत का समर्थक है। जब हम ये बात समझते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कौटिल्य ने बताए वो यथार्थवादी है, शक्ति सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, यानी वो आपस के अंदर यथार्थवादी विचारधारा रखता है। वो चाहता है कि युद्ध लड़े, शांति से नहीं बैठे, आपस में ये सब के सब लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, तो ये यथार्थवाद है, शक्ति सिद्धांत है। शक्ति सिद्धांत और यथार्थवाद कहता है कि राजा आपस में लड़ेंगे, ये सत्यता है, ये यथार्थता है, इससे आप नहीं भाग सकते, जैसे मार्गेंथाउ ने बताए थे, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये जो था वो क्या है, ये कौटिल्य के बारे में है, और इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है वो भी हम जो है कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे। कल भी हम कोशिश करेंगे इसके संबंध में, कल जो हम पढ़ेंगे आगे वो जो 2 सिद्धांत जो बच गए, जो हमने पढ़े भी थे, ठीक है, एक तो राजदूतों के बारे में और एक जो 4 उपाय, वो तो पढ़ेंगे। साथ ही हम कल पढ़ेंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज और होगी, कल कंप्लीट कर देंगे कौटिल्य को, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज होगी कौटिल्य और मैकियावली के आपस में संबंध, ठीक है। और क्योंकि दोनों यथार्थवादी थे तो उन दोनों के संबंध से भी हमें और भी बहुत कुछ अच्छे समझ में आएगा और महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आएगी, जहां से प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।